कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आप आईने में देख लें। कोई पहाड़ चढ़ना मुश्किल नहीं, शिखर पर जो मिलते हैं। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। चाहे तालियां गूंजे या फीकी पड़ जाए, अंतर क्या है इससे मतलब नहीं। आप सफल होते हैं या असफल, बस काम करिए, मेहनत करिए, क्योंकि कोई भी काम सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष से ही आप सफलता को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है सेकेंड, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण एवं संकर प्रजनन। शानदार टॉपिक, पशु प्रजनन। पशु प्रजनन से अभिप्राय ऐसे पशुओं का विकास करना है जो मानव जाति के लिए पर्याप्त लाभप्रद हो। इस कार्य के लिए प्रजनन की विधियां और चयन प्रक्रिया निम्नानुसार हैं। प्रजनन की मुख्यतः दो विधियां हैं, प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रजनन। प्राकृतिक प्रजनन अंतः प्रजनन की वह विधि जिसमें 4 व 5 पीढ़ी तक के संबंधित नर मादाओं के परस्पर संभोग होता है। संप्रजनन ऐसा प्रजनन जिसमें एक ही जाति के बिल्कुल निकट के संबंधी नर और मादाओं का सहवास व संभोग होता है। अंतर्वश प्रजनन में क्लोज ब्रीडिंग की अपेक्षा दूर से संबंधित पशुओं में संभोग होता है। कृत्रिम प्रजनन सेकेंड, अब इसके अंदर है बाह्य प्रजनन। जैसे बाह्य प्रजनन में अधिक दूर के संबंधी पशुओं के नर व मादाओं के सहवास द्वारा प्रजनन होता है। इस विधि द्वारा नई जाति के नर पशु विकसित होते हैं, जिससे पशुधन की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है। भिन्न और बाह्य प्रजनन, इसमें एक शुद्ध नस्ल के संबंधित पशुओं के नरमादाओं में पारस्परिक सहवास होता है। इस विधि से प्रजनन और चयन करके पशुओं की बहुत शीघ्र उन्नति की जा सकती है। प्रजनन संकरण शुद्ध पशुओं में नरमादाओं में संतान उत्पन्न करने हेतु पारंपरिक सहवास होता है। इस विधि में विभिन्न नस्ल के चुने हुए अच्छी नस्ल के गुण व नरमादाओं का संभोग कराया जाता है। क्रमोन्नति, इसमें शुद्ध नस्ल के कुछ चुने हुए सांडों को देशी और अशुद्ध प्रकार की मादाओं से समागम कराया जाता है। इनके मादा बच्चों को पुनः पीढ़ी दर पीढ़ी तक इन्हीं शुद्ध नस्लों के सांडों से प्रजनन कराया जाता है। फलस्वरूप छठी या 7वीं पीढ़ी में अशुद्ध पशुओं का समूह शुद्ध नस्ल का हो जाता है। इस विधि द्वारा कुछ चुने हुए शुद्ध नस्ल के सांड एक शुद्ध नस्ल की पशु संख्या को शीघ्र ही शुद्ध नस्ल में परिवर्तित कर देते हैं। प्रजनन की इस विधि में विभिन्न जाति या प्रजाति का नर मादाओं का संभोग कराकर संतान प्रजनन की इस विधि में विभिन्न जाति या प्रजाति का नर मादाओं का संभोग कराकर संतान को उत्पन्न की जाती है। जैसे घोड़ी व गधे के संभोग से खच्चर पैदा होता है, जो अपने माता पिता से भिन्न प्रकार का होता है। इस प्रकार की संतान को हाइब्रिड कहते हैं। उच्च कोटि की इस प्रजनन विधि द्वारा नई नई जातियां पैदा की जा सकती है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो टॉपिक है पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन। दोस्तों, ये जो बुक की इमेज देख रहे हैं,
दक्ष पशु परिचर 2024 नया एडिशन। इस बुक के अंतर्गत भाग का 105 और भाग ब का 45 अंक कंप्लीट रूप से सिलेबस के आधारित शानदार कंटेंट के साथ बुक है, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और पशुपालन का सामान्य ज्ञान, भाग अ और भाग ब 105 अंक का भाग अ और भाग ब का 45 अंक कंप्लीट रूप से सिलेबस पर आधारित शानदार कंटेंट की बुक है दोस्तों। अब तक हमने इसके अंदर राजस्थान के भूगोल, दैनिक विज्ञान, राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति सभी के तीन टॉपिक कर चुके हैं दोस्तों, और ये भाग ब का अंतर्गत का आज का दूसरा टॉपिक है। और बाकी के जो टॉपिक दोस्तों अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, वहां पे जाके कंप्लीट आप इस वीडियो के बुक के सभी का अध्ययन करें प्लेलिस्ट के माध्यम से और अपनी तैयारी को शानदार करें। और यह बुक दोस्तों आपको इसकी जो साइट है daksbooks.com पर उपलब्ध है या अपने आसपास बुक स्टोर पर भी उपलब्ध है, जैसा आप सुविधा के अनुसार आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो मैं फ्लिपकार्ट, अमेजन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी दोस्तों इस बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं। बुक अच्छी दोस्तों, शानदार कंटेंट के साथ बुक है। इस बुक का दक्ष पशु परिचर का अध्ययन करें और सभी टॉपिक्स इस बुक के अंदर कवर है दोस्तों। और हमारे चैनल पर हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑन करें दोस्तों। डे बाय डे इसके वीडियो आ रहे हैं दोस्तों, आपके पशु परिचर भर्ती के इसी बुक के माध्यम से हम तैयारी करेंगे। कंप्लीट हमारे चैनल पे इसकी तैयारी करवाई जा रही है इस बुक के माध्यम से, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पेज पे हैं दोस्तों तो हमारे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर ले दोस्तों। शानदार कंटेंट की बुक है दोस्तों, इसका जरूर अध्ययन करें। नेक्स्ट है दोस्तों यौना आरंभ। यौन आरंभ जीवन की वह अवस्था है जब पशुओं के जनन अंग क्रियात्मक रूप से पूर्ण रूप से विकसित हो जावे एवं संतानोत्पत्ति के लिए सक्षम हो जाए, द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करने के लग जावे। नर पशुओं में यौनारंभ के लक्षण शुक्र प्रजनन का निर्माण, मादा के संभोग हेतु आकर्षित होना और उसको गर्भित करने की क्षमता रखना। मादा पशुओं में यौनारंभ के लक्षण मद का आना, डिंब रक्षण का होना, डिंब ग्रंथियों का सक्रिय एवं क्रियाशील होना, नर पशुओं की तरफ आकर्षित होना, नर से संभोग करना। अब विभिन्न पशुओं में यौनारंभ की आयु सारणी के माध्यम से देखें दोस्तों, जैसे कि गोवंश जो संकर है यौनारंभ की अवस्था 8 से 18 महीने, गोवंश भारतीय ये 24 से 30 महीने, भैंसावंश 24 से 48 महीने, घोड़ी 18 से 24 महीने, भेड़ 8 से 12 महीने, बकरी 6 से 12 महीने, सुअर 6 से 12 महीने, कुतिया 8 से 10 महीने और ऊंट 36 से 60 महीने। दोस्तों विभिन्न पशुओं के यौन आरंभ की जो ये अवस्था है इसको अपने रजिस्टर के अंदर वन लाइन के रूप में दोस्तों नोट करें और बार बार रिवीजन करें, अध्ययन करें। अब है दोस्तों इनका मध्य चक्र कि जब पशु यौन अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके सभी प्रजनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं। मादा पशुओं की पीयूष ग्रंथि, अंडाशय आदि से स्त्रित हार्मोन के कारण गर्भाशय, सर्विस, वेजाइना आदि से स्त्रावित होने लगता है। मादा पशु जब नर पशु की संभोग हेतु आकर्षित होने लग जाती है, इस स्थिति को मद कहते हैं। दो मदकाल के बीच की अवधि मद चक्र कहलाती है। इसी सभी पशुओं में यह भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। मद पूर्व काल में अंडोत्सर्ग होता है, यह पशु मद या ताव में आता है। नेक्स्ट देखें, मदहास काल में अंडे का निषेचन होता है तथा भ्रूण बनता है और भ्रूण का विकास होता है। अब है विभिन्न पशुओं के मद चक्र का जो काल है, तो गाय 21 दिन 18 से 24 दिन, भैंस 21 दिन, घोड़ी 21 दिन, भेड़ 16.5 दिन 14 से 20 दिन और बकरी है 20 दिन
15 से 24 और सुअर 21 दिन। दोस्तों इसको भी आप रजिस्टर के माध्यम से अपने जो बुक रजिस्टर बनाया है इसको वन लाइनर के रूप में इसको नोट करते रहें दोस्तों। अब है निषेचन। निषेचन क्रिया के दौरान अंडाशय के अंडे का अंडवाहिनी तक पहुंचा स्पर्म या मादा निषेचन स्थान तक पहुंचता है। निषेचन क्रिया के दौरान अंडाशय से अंडे का अंडवाहिनी तक पहुंचता है। स्पर्म का मादा के निषेचन पर स्थान पर पहुंचना शामिल है। अंडे का स्थानांतरण आवेरी से अंडा निकलने के बाद मादा पशु के निम्न अंगों की सहायता से अंडवाहिनी की एम्पुला में स्टेपस तथा बाद में गर्भाशय में पहुंचता है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण मादा में मीजो ओवेरियन मीजोलिप्स या यूटेरो ओवेरियन लिगमेंट के संकुचन फॉलोपियन ट्यूब का फीबिया ओवेरी के समीप अंडे को ग्रहण करना पहुंचता है। अंडे का निषेचन एम्पुला होता है तथा इसके बाद यह एम्पुला स्थेमस जंक्शन से स्थेमस एवं अंत में गर्भाशय में पहुंच जाता है। निषेचन के बाद एम्पुलरी स्थेमस फंक्शन पर संकुचन शुरू हो जाता है जिसे पेसमेकर भी कहते हैं। अंडे का जब ओवुलेशन होता है तो प्रथम पॉल्वर बॉडी तक कोशिका का विभाजन होता है। दूसरा विभाजन तो निषेचन के बाद होता है। विभिन्न पशुओं में अंडे निषेचन का जीवन जैसे कि गाय, घोड़ी, भेड़, सुअर। तो गाय का है 20 से 24 घंटे, घोड़ी 6 से 8 घंटे, भेड़ का 16 से 24 घंटे और सुअर का 8 से 10 घंटे। अब है विभिन्न पशुओं में प्राकृतिक रूप से संभोग के दौरान वीर्य मादा के प्रजनन अंगों के अलग अलग स्थानों पर छोड़ा जाता है। जैसे गाय, मनुष्य, भेड़ तथा खरगोश में नर द्वारा सीमन वेजाइना में छोड़ा जाता है, जबकि घोड़ा, कुत्ता तथा सुअर द्वारा गर्भाशय में। निषेचन की विधि तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में अंडे के क्षरण के उपरांत होती है। स्पर्म के कैप्सिटाइजेशन के उपरांत जब स्पर्म अंडे के संपर्क में आता है तो स्पर्म और हाइड्रोलिज नामक एंजाइम स्रावित होता है तथा यह अंडे कुमुलस की ग्रेन्युलेशन कोशिका परत को घोलकर इसमें प्रवेश करता है। स्पर्म के प्रवेश के उपरांत अंडे में द्वितीय पोर बॉडी बनती है जो बाद में नष्ट हो जाती है। अंडे को कई शुक्राणु घेरे रहते हैं। अंडे को कई शुक्राणु घेरे रहते हैं लेकिन स्पर्म सबसे पहले ज़ोना पेलुकिडिया में के संपर्क में आता है। वह पहले अंडे के अंदर प्रवेश कर पाता है, इसके बाद में ज़ोना पेलुकेशन में परिवर्तित हो जाता है जो दूसरे स्पर्म को प्रवेश नहीं करने देता। यही क्रिया ज़ोना रिएक्शन कहलाती है। किन्हीं कारणों से कभी कभी एक से ज्यादा स्पर्म अंडे में प्रवेश कर जाते हैं। इसी स्थिति में पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। गर्भाधारण का पता लगाना। गर्भाधारण पता लगने के लिए पशुपालक को निम्न बिंदुओं का ध्यान में रखता है। पशुपालक से पशु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करे, पशु के बाहरी अंगों को देखकर छूकर जांच करे, पशु के थनों के आकार में वृद्धि को देखना, गर्भाधारण के दौरान वाल्वा वेजाइना से निकलने वाले डिस्चार्ज की जांच करना, पशुओं की बायोलॉजिकल व केमिकल जांच करानी चाहिए। अब दुधारू पशुओं की देखभाल और प्रबंधन। दुधारू पशुओं को खरीदते समय यह जानकारी लेनी चाहिए कि पशु के विभिन्न बीमारियों से बचाव के टीके लगे हुए अथवा नहीं। यदि नहीं लगे तो टीका अवश्य लगवाएं। दुधारू पशुओं को बांधने का स्थान बाड़ा, साफ सुथरा, हवादार, गर्मी सर्दी से बचाव के साथ साथ परजीवी, मक्खी, मच्छर से बचाव अत्यंत आवश्यक है। इससे पशु के स्वास्थ्य अच्छा रहता है और स्वस्थ दूध उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है एवं पशु से उसकी क्षमता के अनुरूप दूध लिया जा सकता है। भैंस को गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार विशेष रूप से दूध निकालने से पहले स्नान कराया जाए तो पशु से अधिक दूध प्राप्त किया जा सकता है एवं स्वच्छ दूध उत्पादन में सहायक
है तथा पशु के गर्मी ताव में आने की आसानी से पहचाना जाता है। दूध निकालने का अंतराल बराबर 12 घंटे होना चाहिए। प्रतिदिन दूध निकालने का समय एक ही हो तथा पूर्णहस्त विधि से दूध निकालना चाहिए। दुधारू पशु को उसकी आवश्यकता के अनुसार संतुलित चारा, दाना, खनिज मिश्रण देना चाहिए। अब जैसे कि गाय, तो गाय को 2.5 से 3 किलोग्राम दूध हेतु 1 किलोग्राम तथा भैंस को प्रति 2 किलोग्राम दूध पे 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। अपने फार्म पर अच्छी किस्म का हरा चारा उगा कर पशुओं को उपलब्ध कराना। कम से कम 20 से 30 किलोग्राम हरा चारा प्रतिदिन या आपूर्ति व दूध उत्पादन के अनुसार अवश्य दें। पशुपालन अपने घर पे उपलब्ध दाने को पशुओं को खिलाते हैं, परंतु खनिज मिश्रण नमक नहीं खिलाते। पशुओं को 40 से 50 ग्राम खनिज तथा लवण 30 ग्राम नमक की प्रति पशु प्रतिदिन अवश्य खिलाएं, जिससे दूध उत्पादन अधिक होता है। साथ ही पशुओं को प्रजनन संबंधी समस्या नहीं होती। गाभिन पशुओं की देखभाल और प्रबंधन। पशुपालक को पशु के गाभिन कराने की तारीख का ब्यौरा रखना चाहिए ताकि पशु के प्रसव की अवधि का सही अनुमान लगाया जा सके। भैंस तथा गाय की गर्भावधि 310 दिन तथा 270 दिन होती है। तो भैंस की तो 310, गाय की है 270 दिन। अब यहां देखेंगे पशुओं को गाभिन कराने में, पशुओं को गाभिन कराने के 3 माह बाद किसी भी पशु चिकित्सक से गर्भ की जांच करा लेनी चाहिए ताकि पशुपालक उसी के अनुसार अपनी आगे की योजना बना सके। गाभिन पशु के साथ सरल व मृदु व्यवहार करना चाहिए। उसे कभी भी डराना, धमकाना, दौड़ाना नहीं चाहिए। गाभिन पशु को ऐसे पशुओं से दूर रखें जिनको गर्भपात हुआ है या अन्य कोई संक्रामक बीमारी ग्रसित हो अथवा लड़ाकू किस्म के हो, ऐसे पशुओं से दूर रखें। गाभिन पशुओं को ब्याने से लगभग 3 माह पूर्व अन्य पशुओं से अलग करके अतिरिक्त दाना देना चाहिए ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे को उचित विकास हो। आने वाले ब्यात में पशु से अधिक दूध व वसा प्रतिशत ली जा सके। जेर रुकने की समस्या, ब्याने के तथा पोषण की कमी से होने वाले मेटाबॉलिक उपापचय बीमारियां नहीं हो। गाभिन गाय व भैंस को ब्याने से 3 माह पूर्व 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए तथा 20 से 25 किलो हरा चारा, 50 ग्राम खनिज लवण, 30 ग्राम नमक व 1 किलो गुड़ देना चाहिए 3 माह पूर्व। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ब्याने के अंतिम दिनों में पशुओं में कब्ज नहीं होनी चाहिए। इसे रोकने के लिए दाने में गेहूं को चौकोर का ज्यादा करें तथा हरा चारा पर्याप्त मात्रा में दें। अच्छे दुधारू पशु को ब्याने के 60 से 90 दिन पहले धीरे धीरे धोना बंद कर दें ताकि दुग्ध कोष तथा थनों को आराम मिल सके, अधिक मजबूत बन सके। दुधारू पशुओं को अचानक शुष्क ड्राई न करें, वैज्ञानिक तरीके से शुष्क करें। इसके लिए दाना बंद या कम करें। पहले दिन में 2 बार जगह एक ही बार दुहें, फिर एक दिन छोड़कर उसके बाद 3 दिन में एक बार। इस पर 8 से 10 दिनों में दूध दोहना बंद करें। इसके बाद थनों को लाल दवा से धोकर पेनिसिलिन HS टिलोक्स डी ट्यूब थनों पे चढ़ाए जिससे पशु को थनैला बीमारी नहीं हो। कम दूध देने वाले पशु को ब्याने से 45 दिन पूर्व तथा दुबले पतले कमजोर दुधारू को 80 दिन पहले शुष्क करना चाहिए। शुष्क करने के बाद पशु को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा व संतुलित दाना मिश्रण देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब को, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले अपने मित्र को। दोस्तों, आप जितना किसी की दूसरे की मदद करेगा, ईश्वर आपको लक्ष्य को प्राप्त कराने में आपकी मदद करेगा। ये आपका ही सहयोग है। जिस तरह मैं डेली आपके वीडियो अपलोड कर रहा हूं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं मेहनत के द्वारा, तो आपका थोड़ा सा मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और
अपना जो मित्र है उसको इस वीडियो को बारे में शेयर करें, तैयारी कराएं साथ साथ मिलके, जिससे उसका भी मनोबल बढ़े और वह भी अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। दोस्तों, ब्याने से 15-20 दिन पहले पशुओं को ऐसा आहार दें जो दस्तवार हो, जैसे गेहूं का चौकोर, अलसी की खल 2 से 1 अनुपात में 1.5 किलोग्राम देना लाभदायक होता है। यदि हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो इस मिश्रण की आवश्यकता नहीं होती है। पहली बार ब्याने वाले पशु को ब्याने के 2 माह पहले उसके शरीर पर प्यार से हाथ लगाकर सहलाना चाहिए, खुरहरा करना चाहिए, जिससे ब्याने के बाद पशु धोने में समस्या न करे। यदि पशु के कब्ज से हो जाती है तो अलसी का तेल या अरंडी का तेल पिलाएं और पशु ब्याने की तिथि से 3-5 दिन पहले अलग घर में स्थानांतरित कर देखभाल करें। पशु को प्रसव घर में स्थानांतरित करने से पूर्व घर को अच्छी प्रकार से साफ व फर्श को फिनाइल से धोकर सुखा ले। फर्श पर तूड़ी बिछा दे। इस बात का ध्यान रखें कि फर्श चिकना तथा फिसलने वाला नहीं हो, अन्यथा पशु को चोट लगने का भय रहेगा। ब्याने के 2 सप्ताह पूर्व पशु को पाचक तथा दस्तवार आहार 2 से 2.5 किलोग्राम, साथ ही अच्छी किस्म का हरा चारा तथा 1 सप्ताह तक पहले दाने से धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पशु को 50 ग्राम खनिज लवण और 30 ग्राम नमक अवश्य देना चाहिए, ताकि मिल्क फीवर, ज़ेर रुकना आदि समस्या से निजात मिल सके। अधिक दूध देने वाले पशुओं को ब्याने से 12 घंटे पूर्व कोलब जेल पिलावे, जिससे मिल्क फेवर की समस्या से बचा जा सके। प्रसव तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भवती पूर्ण होने पे फीटस तथा इसकी झिल्लियां जन्म नलिका के रास्ते से प्राकृतिक दबाव से बाहर आती हैं। विभिन्न पशुओं में प्रसव की प्रक्रिया को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, सुअर, कुतिया, बिल्ली। तो यहाँ देखेंगे कि गाय का काविंग, भैंस का काविंग, बकरी का किडिंग, भेड़ का लैम्बिंग, सुअर का फेरोविंग, कुतिया का वेल्पिंग या पंपिंग, बिल्ली का किटेनिंग। देखो, पशु का जो प्रकार है और एक तरह प्रसव प्रक्रिया। दोस्तों, इसको आप रजिस्टर के अंदर नोट करें, वैसे की तरह जिस तरह आपको याद होने में सहायता मिले। तो गाय की जो प्रसव प्रक्रिया उसको काविंग और भैंस की भी काविंग, और बकरी की तो किंडिंग, बकरी की किंडिंग, भेड़ की लैम्बिंग, सुअर की फेरोइंग और कुतिया की है वेल्पिंग या पंपिंग और बिल्ली की है किटेनिंग। अब है दोस्तों विभिन्न पशुओं की गर्भावधि। तो पशु की जाति और दिनों की संख्या, जैसे कि गाय के लिए आपको देखेंगे दोस्तों 280 दिन, भैंस 310 दिन, बकरी 148, 156 दिन, 150 औसत, भेड़ 144, 151 औसत, 150, सुअर की 112 से 120 सुअर और इसे 114, घोड़ी की है 330 से 345, ये आपके घोड़ी की। गधी की 365 दिन, ऊंटनी की 410 दिन, खरगोश की 30 से 35 दिन, 1 मंथ एवरेज के रूप में। कुतिया की है 59 से 68 दिन, 2 मंथ औसत। बिल्ली की है 56 से 68 दिन, 2 मंथ औसत। हाथी की 20 मंथ। जिराफ की है 14 से 15, शेर की 108, बाघ की 105 से 113, कंगारू के 32 से 34, तेंदुआ की 90 से 93, भेड़िया की 60 से 63, लोमड़ी की 49 से 55, भालू की है 7 मंथ। दोस्तों, ये विभिन्न पशुओं की जो गर्भावधि है उनका जो टाइम पीरियड है इसको आप नोट करें। एग्जाम में जैसे आपको पुटअप हो सकता है कि गाय का जो कूट मिलान से संबंधित है या
क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकता है कि वन लाइनर के रूप में, जैसे कि आपको आ जाए कि या गाय का है तो 280 दिन, और उसके सामने आपको भैंस का दे देगा, इनको आपको मिलान करना होगा। तो ये सभी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना होगा। जिस तरह आपको याद रहता है आप अच्छी तरह से शानदार नोट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप पशुओं के ब्याने के लक्षण। पेल्विक लिगामेंट का ढीला होना। पशुओं के ब्याने से लगभग 10-15 दिन पूर्व पेल्विक लिगामेंट मुख्य रूप से सर्कोटिक ढीले हो जाते हैं, जिससे पूंछ के आधार पर दोनों ओर से क्रूप मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जिससे पशु का आधार उठा हुआ दिखाई देता है। प्रसव के 24 और 48 घंटे पूर्व ढीलापन अधिक पड़ जाता है, जिससे पुट्ठे टूटना कहते हैं। इस दौरान स्केम हड्डी का बीच का भाग पूंछ के आधार पर ऊपर उठा होता है। वल्वा का ढीला होना बढ़ना। पशु की ब्याने की अवस्था नजदीक आने पर वल्वा हॉट सामान्य अवस्था की तुलना में 2 से 6 गुना लटक कर आकार में बढ़ जाते हैं, जिससे वल्वा की ओपनिंग चौड़ी हो जाती है। गादी अयन का आकार बढ़ना। सामान्यतः पहली बार ब्याने वाले बछिया की गादी 4 माह की गाभिन होने पर आकार में बढ़ने लगती है, लेकिन जो गाय 2 से 3 बार ब्याह चुकी है उसकी गादी का आकार ब्याने के 1 माह पूर्व अथवा 15 दिन पूर्व बढ़ता है। ब्याने से पूर्व गादी का आकार में बढ़कर फूल जाती है, थन भी फूल जाते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में धार उतरना कहा जाता है। वेजाइना से स्त्राव निकलना। 7 महीने की गर्भावधि पूर्ण होने पर वेजाइना से रस्सी के रूप में पीले रंग का स्त्राव निकला, जिसे जेर कहा जाता है। प्रसव के ठीक पहले सर्विकल सील खुल जाने से स्त्राव की मात्रा बढ़ जाती है। पशु के ब्याने से 4-5 दिन पूर्व स्त्राव गाढ़ा धुंधला सफेद हो जाता है। 2-3 पूर्व साफ कांच जैसा हो जाता है, जैसे कि ताव हिट के समय होता है। अब देखेंगे दोस्तों अन्य लक्षण। पशु जुगाली कम करता है, नाड़ी व श्वास की गति हल्की सी बढ़ जाती है। ब्याने के 5-7 दिन पूर्व शरीर का तापमान कम हो जाता है। ब्याने के ठीक पहले पशु चारा खाना बंद कर देता है, बेचैन रहता है, बार बार उठता है, बैठता है। इस दौरान पशु को एकांत की आवश्यकता होती है। प्रसव काल में पशुओं की देखभाल व प्रबंधन। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस स्थान पर पशु बच्चा दे रहा है वहां वातावरण पूर्णतः शांत हो और ब्याते समय बाह्य सहायता तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि सुनिश्चित न की जाए कि बच्चा निकलने में कोई कठिनाई हो रही है। गर्भावस्था पूरी होने के लक्षणों की जानकारी पशुपालक को अवश्य होनी चाहिए, जैसे कि पशु की गादी अयन बढ़ने लगती है, अयन में दूध आ जाता है, योनि के मार्ग में सूजन, जनन अंगों में सफेद गाढ़ा स्त्राव निकलना, पशु की जड़ के पास की बनावट ढीली पड़ जाती है, पशु पूंछ ऊपर उठती है। ये दोस्तों प्रसव काल में पशुओं की देखभाल के प्रबंधन के कुछ उपाय और लक्षण हैं। नोट करें इनको दोस्तों, आप वन लाइनर के रूप में नोट्स बनाएं। प्रसव प्रक्रिया आरंभ होने का प्रमुख लक्षण पशु के योनि मार्ग में श्लेष्मा निकलना। इस समय योनि मार्ग से पानी का गुब्बारा बाहर निकलता है जो अपने आप फूट जाता है। ऐसे फोड़ने का प्रयास न करें। इसके बाद सामान्य दशा में बच्चे के अगले 2 पैर आते हैं और उसके साथ ही सिर निकलता है। इसके सामान्य प्रसव कहते हैं। सामान्यतः 5-7 मिनट के भीतर पूरा बच्चा बाहर आ जाता है। यदि इतने समय बाद भी बच्चा बाहर नहीं आता है तो पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। प्रसव काल के बाद पशुओं की देखभाल और प्रबंधन। गाय द्वारा बच्चा पैदा करने के बाद योनि द्वारा पूंछ तथा पीछे के आसपास के हिस्सों में गुनगुने पानी से नीम के पत्ते डाल के लाल दवा घोल से साफ करे। बछड़े की मां को चाटने न दे। सामान्य अवस्था 4 से 6 घंटे में जेर प्लेसेंटा बाहर स्वतः ही निकल जाता है। 4 से 6 घंटे के अंदर। यदि जेर गिरने में 10 घंटे से अधिक समय लगे तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जेर निकलवानी चाहिए। इस बीच पशु के जेर निकालने में रिफ्लेंटा पाउडर, एक्सपेरा, बांस के हरे पत्ते,
लौंग आदि दिए जा सकते हैं जिनसे अच्छा फायदा होता है। जहर गिरने के बाद उसे तुरंत हटा दें क्योंकि पशु द्वारा जहर खाने का भय रहता है और यदि जहर खा लेता है तो पशु को अपच और दूध उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। अतः जहर को जमीन में दूर स्थान पर गड्ढा खोदकर गाड़ना चाहिए। तो जहर गिरने के बाद में उसे तुरंत पशु के समकक्ष से हटा दें क्योंकि पशु उसको खा सकता है और उसको खा लेता है तो उसको अपच वो दूध के उत्पादन में कमी होती है। अतः जहर को जमीन में दूर स्थान पे गाड़ देना चाहिए। अब ब्याने के तुरंत बाद दोस्तों पशु को गुड़ का गुनगुना पानी में घोल बना के पिलाना चाहिए। पशु को हल्का गर्म दलिया खिलाएं। थनों को धोकर बछड़े को खीस पिलाएं। ब्याने के बाद पशु को 1 सप्ताह तक गुनगुना पानी पिलाएं। 1 सप्ताह तक। ब्याने के 4 से 6 घंटे बाद पशु को गुड़, 1 किलोग्राम अजवाइन तथा 100 ग्राम हल्दी और 250 ग्राम 3 दिन तक दे। अजवाइन, गुड़, मेथी, सौंठ, नमक ये 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, काला नमक 100 ग्राम 2 लीटर पानी में उबाल के ठंडा करके पिला ताकि पशु को लंबे समय तक ऊर्जा मिल सके। पचने वाला दस्तावर चारा तो दलिया है 1.5 से 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम गुड़ के साथ उबाल के ठंडा करके 4-5 दिन तक दें। प्रथम 3 से 5 दिन तक तेलीय खलियां पशु को नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये दूध में बहाव को अधिक उत्तेजित करती हैं। नेक्स्ट है अब है देखिए दाने की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। 8-10 दिन में संतुलित पशु आहार खिलावें और पशु को 1 सप्ताह के बाद प्रसव से काऊ शेड में स्थानांतरित कर दे। प्रसव के बाद पहली बार पशु को थन से पूरा दूध एक साथ नहीं निकालना चाहिए अन्यथा अधिक दूध देने वाले पशुओं में दुग्ध जोड़ फीसर होने की संभावना रहती है। ब्याने के बाद सामान्यतः पशु का गर्भाशय 21 से 50 दिन में सामान्य अवस्था में आता है। इसे इनोवेशन कहते हैं। ब्याने के 60 से 70 दिन के अंदर पशु दोबारा प्रजनन हेतु गर्मी में आ जाता है। इस समय दुधारू पशु को ज्ञाबिन करवा कर देना चाहिए ताकि हर वर्ष गाय एक बच्चा दे सके तथा सूखा काल में केवल दो ही महीने का रहे। अब है नेक्स्ट पशु में कृत्रिम गर्भाधान। ये कि कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत कृत्रिम उपकरणों द्वारा नर के वीर्य इकट्ठा करके रतिकाल के दौरान उचित समय पर मादा की जननेंद्रिय वीर्य तक पहुंचाया जाता है। इस क्रिया में बाद शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन के साथ युग्मज का प्रारंभिक भ्रूण की उत्पत्ति का पहला चरण होता है। पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गर्भित कराने का सबसे पहला प्रयोग भारत में 1939 में डॉक्टर संपत कुमारन मैसूर द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर तथा डॉक्टर बी भट्टाचार्य 1942 द्वारा किया गया था। अब है कृत्रिम गर्भाधान हेतु प्रारंभिक अवस्थाएं। कृत्रिम गर्भाधान हेतु प्रारंभिक आवश्यकताएं अच्छे सांड या नर का चयन करना, प्रयोगशाला में वीर्य की जांच रखरखाव के वैज्ञानिक ढंग होना चाहिए, पशु चिकित्सक को कृत्रिम गर्भावधि विधि की पूरी जानकारी, उपकरणों की साफ सफाई, निजर्मीकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। पशु को गर्भित कराने से पहले उसकी उचित जांच, गर्भाधान का उचित समय अपनाना चाहिए। पशुपालक को मादा पशु को गर्म होने के लक्षण की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। गाय तथा भैंस के अंडाणु का निषेचन अंडवाहिनी में होना तथा जहां वह निषेचन के बाद 4 दिन तक रह सके। गाय तथा भैंस के निषेचित ओवम क्रोमेसिस 30 एवं 25 जोड़ी होती है। भेड़ और बकरी की यह संख्या क्रमशः 27 से 30 जोड़ी होती है। कृत्रिम गर्भाधान की विधि में निषेचन 5 से 10 मिलियन शुक्राणु एक बार में डाले जाने चाहिए। अब है नेक्स्ट कि गर्भाधान कराने में 1-2 महीने बाद गर्भवती होने की जांच अवश्य करा ले। 2-3 महीने बाद पशु को पुनः गर्भित करा लेनी चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान सामग्री की साफ सफाई व निर्जलीकरण। कृत्रिम गर्भाधान विधि अपनाए जाने से उत्तम नस्ल के सांडों की अभाव की पूर्ति की जा सकती है। प्राकृतिक प्रजनन द्वारा सांड 1 वर्ष में लगभग 50 से 60 मादा पशुओं को गर्भित कर सकता है, जबकि कृत्रिम गर्भाधान विधि में एक सांड से 1 वर्ष में
1000 से 10,000 तक मादा गर्भित कराई जा सकती है। कृत्रिम गर्भाधान विधि के संरक्षण के बाद वीर्य एक स्थान से दूर से सुदूर स्थानों तक ले जाया जा सकता है। आजकल हिमीकृत वीर्य को एक दूसरे देशों में भी ले जा सकता है। सांडों के स्वास्थ्य उसके वीर्य का निमीकरण परीक्षण करते रहने से केवल उत्तम गुणवत्ता वाले वीर्य का प्रयोग कृत्रिम गर्भाधान हेतु किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा आकार में छोटे या बहुत बड़ी मादा अथवा भार में अंतर या इन्हीं के कारणों में अपंग हो गई मादा को भी गर्भित किया जा सकता है। कि सांडों का जो स्वास्थ्य होता है उसके वीर्य का नियमित परीक्षण करावे। जैसे उत्तम गुणवत्ता वीर्य का प्रयोग कृत्रिम गर्भाधान हेतु किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा आकार में छोटी बहुत मादा अथवा भार अंतर किन्हीं कारणों से अपंग हो गई मादा को भी गर्भित किया जा सकता है। इस विधि द्वारा संभोग के दौरान नर अथवा मादा के बीच फैलने वाले संक्रामक रोगों से बचाव किया जा सकता है और नस्ल सुधार हेतु संकर प्रजनन के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान एक सरल तथा कारगर तरीका है। अब है वीर्य एकत्र करने हेतु सांड की तैयारी। सांड को स्वच्छ हवादार पशुशाला में रखा जाना चाहिए और उसके लिए उचित आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। संक्रामक रोगों से बचाव हेतु समय पे टीके लगाने चाहिए। सांड के शरीर पे कभी कभी तेल की मालिश करने से उत्तम वीर्य उत्पादन में सहायता मिलती है। एक सप्ताह में एक सांड से वीर्य संकलन में 2-3 बार से ज्यादा नहीं करानी चाहिए। वीर्य एकत्रण की विधि वीर्य के अपने प्राकृतिक स्वरूप में प्राप्त हो। एकत्रण विधि सांड तथा वीर्य एकत्रित करने तो सहायकों को सुरक्षित होनी चाहिए। वर्तमान में वीर्य एकत्रित करने के लिए 3 विधियां हैं, जैसे कृत्रिम योनि द्वारा वीर्य का एकत्रीकरण, इसमें वीर्य एकत्रण यह सर्वोत्तम विधि है। लगभग सभी पशुओं का इसके द्वारा वीर्य इकट्ठा किया जाता है। वीर्य एकत्रण से पहले कृत्रिम योनि के सभी हिस्सों को अच्छी तरह से साफ निर्जलीकरण कर लेते हैं। उसके बाद रबर के बने बाहरी खोल में स्लीव डाल के दोनों पर चढ़ा के बाहरी खोल को एक सिरे पर कोने में लगा देते हैं। उसके बाद गर्म पानी व हवा से भरकर आवश्यक दबाव युक्त स्थान पर निर्माण करते हैं, जिससे नर का प्रवेश करता है और उचित तापमान पर पाकर वीर्य स्खलित हो जाता है। विद्युत तरंग से वीर्य अपंग या सुस्त सांड से कृत्रिम योनि द्वारा वीर्य संकलन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह एक रेक्टल प्रोब होता है, जिससे नर की गुदा में डाल के वेसिकुलर ग्लैंड या डिफरेंस लक्स आदि की तरंग से नर दे देता है। मालिश विधि द्वारा इस विधि में सेमिनल एम्यूली हल्की मालिश से नर वीर्य दे देता है। अब है भ्रूण का प्रत्यारोपण। भ्रूण प्रत्यारोपण विधि का उत्तम नस्ल के विशिष्ट पशु संरक्षण और विकास के लिए किया जाता है। यह विधि महंगी आधुनिक है, परंतु झुंड व रेवड़ में कम समय में अधिक उत्पादन नर द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस विधि में उन्नत नस्ल के पशु के वीर्य से प्रजनन किया जाता है। अब नेक्स्ट है भ्रूण प्रत्यारोपण के लाभ। तो अधिक उत्पादन देने वाली मादा को जीवन काल में सामान्य प्रजनन की तुलना में अधिक बच्चे प्राप्त कर सकता है। निम्न उत्पादन वाली मादा को वैकल्पिक प्रतिविधि माता के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उन्नत नस्ल के भ्रूण को सुगमतापूर्वक नस्ल सुधार कर कहीं भी भेजा जा सकता है। भ्रूण स्थानांतरण विदेशी पशुओं द्वारा आने वाली बीमारियों पर रोक लगाई जा सकती है। अब है ट्रांसजेनिक पशु की आणविक जीव विज्ञान से जुड़ी यह अत्याधुनिक प्रजनन तकनीक है। इस तकनीक में केंद्रीय प्रत्यारोपण के द्वारा भेड़ों की नई संतति पैदा की जाती है और प्रथम प्रयास में उत्पन्न भेड़ की डाली तथा दूसरे वैज्ञानिक प्रयास से उत्पन्न 6 भेड़ों को पाली व बहने नाम रखा गया था। डॉली का आविष्कार विलियर्ड साथियों ने 1957 में किया तथा वैज्ञानिक उपलब्धि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में छपी थी। पशुओं में बधियाकरण। तो बधियाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नर अथवा मादा पशु को लैंगिक रूप से अयोग्य बना दिया जाता है। उद्देश्य बधियाकरण से पशुओं को बढ़वाकर जल्दी होती है, अच्छी किस्म का मांस उत्पादित होता है। बधिया करने के बाद पशु को हैंडल करना आसान होता है।
बछड़ा 8 से 10 सप्ताह, मेमना 2 सप्ताह और सुअर 1 सप्ताह इनकी उम्र होती है। बधियाकरण की उम्र बछड़े की 8 से 10 सप्ताह, मेमने की 2 सप्ताह और सुअर की 1 सप्ताह होती है। अब बधियाकरण की विधियां, तो इस विधि में एक निजी कमीकृत ब्लेड की सहायता से स्क्रोटम सर्जिकल चीरा लगाकर वृषण तथा स्क्रोटम को बाहर निकाल लेते हैं। इस विधि में पशु को अधिक परेशानी होती है, साथ ही संक्रमण की संभावना हो रहती है। सबसे पहले स्क्रोटल सेक पे सेवलोन अल्कोहल लगाकर निर्जीकृत करते हैं। इसके बाद तेज धार वाले चाकू तो ब्लेड से संक्रोटों का चीरा लगाते हैं। इसके बाद वृषण को कोट को एक साथ खींच के बाहर निकाल देता है तथा टिंचर आयोडीन लगा देते हैं। बंद विधि, इस विधि में खुली विधि के समान चीरा नहीं लगाया जाता, पशुओं को कठिनाई भी कम होती है। इसमें निम्न 2 विधियां हैं। जिसमें इस विधि में 3 माह तक के बछड़े तथा बधिया करने का अच्छा माना जाता है। इस विधि में एक विशेष प्रकार के बनाए गए यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें आगे की ओर बड़े 2 छबड़े जबड़े होते हैं। इस यंत्र का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक बर्डिज़ो ने किया था। उन्हीं के नाम पे बर्डिज़ो विधि कहते हैं। इस विधि को रक्त रहित विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बधियाकरण करने में कोई रक्त स्त्राव नहीं होता है। विधि बछड़े को गिराने के बाद में अच्छी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं। वह टेस्टिंग सस्क्रोट नीचे की ओर खींच लेते हैं। इसके बाद स्पर्मेक्टिन कोड को बर्डिज़ो के जबड़े के द्वारा 2 स्थानों से दबा देते हैं। दूसरे स्थान वाले से लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है। इस प्रकार दोनों वृषण तथा स्पर्मेक्टिन कोड को दबा दिया जाता है। इसके बाद टिंचर आयोडीन लगा देते हैं, जिससे वृषण में रक्त और पोषण आपूर्ति बंद हो जाती है। यह वृषण कुछ दिनों में सिकुड़ जाते हैं। सावधानियां, बर्डिज़ो जबड़ों में स्पोर्टिंग स्लिप नहीं होनी चाहिए। स्पोर्टन त्वचा बर्डिज़ो के जबड़ों में नहीं फंसे। रबड़ के छल्ले द्वारा यह रक्त रहित, इसमें बछड़े को 7 दिनों की उम्र तक ही बधिया हो जाता है। इस विधि में अंडकोश को ठीक ऊपर स्पोर्टकिन कार्ड पर रबड़ का छल्ला चढ़ा देते हैं। यह रबड़ बैंड निश्चित दबाव उत्पन्न करता है, अंडकोश को रक्त आपूर्ति हो जाती है। अंत में यह रबड़ छल्ला स्लिप होकर गिर जाता है। अब पशुओं के प्रजनन का कार्यक्रम। पशुओं के प्रजनन 4 प्रकार के हो सकते हैं। उन्नत स्थानीय देशीय प्राणियों से चयन, देशी नस्ल का उन्नयन, बारंबार संक्रमण और संकरण द्वारा नई नस्ल का निर्माण। पशु प्रजनन तकनीकों से लाभ, पशु उत्पादन बढ़ता है, जैसे दूध, मांस, अंडा। उन्नत नस्ल प्राणी उत्पादन करना, पशुओं की वृद्धि दर बढ़ाना, पशुओं की वयस्कता जल्दी आना, जन्म के समय शारीरिक भार अधिक होना, कई विशिष्ट रोगों से मुक्त होना, प्रसव संबंधी परेशानियां कम होना, वातावरण में अनुकूलित होना, मृत्यु दर कम होना, खाद्य परिवर्तन दर अधिक होना। प्रजनन के तरीके। प्रजनन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें संतति में वांछित गुणों के लक्षण व प्राप्ति के लिए वांछित नर और मादा का आपस में संकरण कराया जाता है। वो प्राणियों में प्रजनन करने के 2 तरीके हैं, जैसे कि अंतःप्रजनन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्राणी की संख्या में औसत से अधिक रिश्तेदारी संबंध रखने वाले प्राणियों को आपस में संकरण करवाया जाता है। अर्थात प्रजनन परस्पर घनिष्ठ से संबंधित प्राणियों की आपस में संकरण विधि है। इस प्रकार संकरण कराए जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों का कोई पूर्वज एक समान होना आवश्यक होता है। अंतः प्रजनन बहुत से प्रभाव थे, लेकिन इसका मुख्य प्रभाव जीन्स की समयुग्मिता होनी चाहिए। इसके साथ ही प्राणी समूह जनसंख्या समयुग्मिता आवृत्ति बढ़ जाती है। घनिष्ठ प्रजनन के तरीके, घनिष्ठ संबंधित प्राणियों आपस में संकरण कराया जाता है, जैसे भाई बहन, पुत्र माता, पुत्री और पिता। अब है लाभ। अवांछित दमनशील गुण जीन का पता लग जाता है और उससे आगे के संकरणों को हटाया जा सकता है। इससे उत्पन्न होने वाली संतति आपस में समरूपता रखती है व इसमें जीनीय विभिन्नता कम होती है। उपस्थित प्राणियों संख्या को विभिन्न अंतर प्रजनन समूह में विभक्त किया जा सहान्य। इस प्रजनन में उच्च स्तर का पता लग पाना मुश्किल होता है। इसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए संकरण को रोक दिया जाना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी संजातियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। प्रजनन संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं।
कम उम्र में मरने वाले पशुओं की संख्या बढ़ोतरी होती है, इसके बहुत घातक प्रभाव होते हैं। दुधारू व गोवंश संबंधी प्रजनन कार्यक्रम इसका कम ही महत्व होता है। छोटे पशुपालक अधिक करवाते हैं जिससे उनको लंबे समय में अधिक नुकसान होता है। रेखीय प्रजनन, इस प्रकार का प्रजनन संतति का बारंबार विलक्षण गुणों वाले एक ही पूर्वज के साथ ही संकरण करवाया जाता है, जिससे नई संतति और इसमें भागीदारी बढ़ती जाती है। इस प्रकार अंतः प्रजनन इस विधि में किसी पसंदीदा प्राणी के कुछ वांछित लक्षणों को संतति प्राप्त करने का ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें संतति प्राणियों को वांछित प्रकार की समरूपता आ जाती है। इसमें अंत प्रजनन होने वाले खतरों को कम किया जा सकता है क्योंकि एक ही पूर्वज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें प्रजनन ही एक वांछित लक्षण हेतु प्राणी विशेष का चयन करता है जिसका संतति प्राणियों का संकरण करवाया जाता है। इस प्रकार के पशुपालकों की परिस्थितियों के अनुसार कम या अधिक लाभ हो सकता है। बाह्य प्रजनन, यह प्रजनन के विपरीत उल्टी प्रक्रिया तथा इसमें आपस में संबंध नहीं रखने वाले प्राणियों का संकरण प्रजनन करवाया जाता है, जिसके 6 तरीकों किया जा सकता है। शुद्ध प्रजनन, इसके अंतर्गत एक ही नस्ल के नर व मादा प्राणी का संकरण कराया जाता है। प्रजनन कार्यों के लिए काम में लिए जाने वाले नर की उत्पत्ति इस विधि का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार के संकरण के लिए संघनन, अंतः प्रजनन 2 भिन्न नस्लों की पीढ़ियां तैयार की जाती है जिन्हें इनब्रीड कहते हैं। इनमें कम से कम 5 पीढ़ियों का अंतः प्रजनन करवाया जाता है तथा दोनों नस्लें एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है। इन्हें इनब्रीड लाइन्स तथा इनब्रीड लाइन्स के नर व दूसरी मादा आपस में संकरण जिससे उत्पन्न संतति होती है हाइब्रिड होती है, जो संकरण ओज प्रदर्शित होती है। संकर ओज संतति अपने प्रजननों से भी बेहतर गुण प्रदर्शित करती है। अब है बाह्य संकरण। इस प्रकार के संकरण एक ही नस्ल से गैर संबंधित शुद्ध नस्लीय प्राणियों का आपस में संकरण करवाया जाता है। इन प्राणियों का पिछली लगभग 4 से 6 पीढ़ियों तक कोई भी समान पूर्वज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त संतति को ऑक्टोक्रॉस कहते हैं। यह शुद्ध प्रजनन का एक भाग है तथा अगर इसके चयन की विधि काम में ली जाए तो इससे प्राणियों को अच्छा जीनीय विकास किया जाता है। क्रॉस प्रजनन, प्रजनन की सीधी के अंतर्गत विभिन्न नस्लों के प्राणियों तथा आपस के संकरण करवाया जाता है। यह सबसे विचलित है तथा इससे प्रयोग दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन क्षेत्र में बहुतायत से किया जाता है। हमारे देश में गाय भैंसों की देशीय नस्लों में सुधार हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। गोवंश की देशी नस्लें गैर वर्णीय गायों को गोवंश की देशी नस्लों को गैर वर्णीय गायों का गोवंश व देशी नस्लों जैसे होलिस्टन, फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन, स्विस, रेड डेन आदि के साथ संकरण करवाया जाता है। इसके अलावा भैंसों में भैंसों की विभिन्न नस्लों का मुर्रा नस्लों के साथ संकरण करवाया जाता है। चयन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। क्रॉस ब्रीडिंग का प्रयोग करके बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है तथा इसकी प्रक्रिया अपेक्षाकृत तीव्र है। इससे उत्पन्न वर्णसंकर प्राणियों का खानपान एवं प्रबंधन बेहतर होने से वे बेहतर उच्च उत्पादन करते हैं। इन प्राणियों में उच्च जन्म दर, भार अधिक होने से प्रथम प्रसव, गुण उत्पादन, दुग्धकाल, अधिक प्रजनन क्षमता जैसे गुण पाए जाते हैं। लाभ, क्रॉस ब्रीडिंग के निम्न लाभ है। इसके द्वारा विदेशी नस्ल भैंस, मुर्रा नस्ल के वांछित लक्षणों को देशी नस्लों को समाहित करके संतति प्राणियों में इनका लाभ प्राप्त किया जाता है। उत्पन्न संकर प्राणियों का खानपान प्रबंधन बेहतर होता है जिससे वे बेहतर उत्पादन प्राप्त करते हैं। जो लक्षण गुण देशी नस्लों में नहीं पाए जाते इनमें लाने का बहुत अधिक सुविधाजनक तरीका है भारतीय गोवंश। इस तरीके द्वारा देशी गायों से विदेशी सांडों या कृत्रिम गर्भाधान करके प्रयोग करके उनके कई गुण से संबंधित जीन्स, उच्च उत्पादन, जल्दी वयस्क होना, बछड़े बछड़ियों का जन्म भार अधिक होना, बेहतर वृद्धि दर,
बेहतर प्रजनन आदि का समावेश होता है, जिससे हमारी देशी नस्लें अपनी गुणवत्ता जैसे अधिक रोग प्रतिरोध क्षमता, गर्मी सहन की क्षमता व निम्न गुणवत्ता चारा, खानपान व बेहतर उत्पादन प्राप्त करती है। दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत परिणाम जल्दी ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि दुग्ध उत्पादन। इसके द्वारा वांछित लक्षण संतति प्राणी संकर ओज का गुण होने के कारण वे प्रजनन को बेहतर होते हैं। अब दोस्तों, इसकी कमियां देखेंगे, ये हैं। अब है जैसे कि आप जो कमियां है कि क्रॉस ब्रीडिंग की जो निम्न कमियां, इसमें उत्पत्ति, 2 या 2 से अधिक शुद्ध नस्लों का रखरखाव, उत्पादन, संकर प्राणी व प्रजननों को कुछ कम हो जाता है। अब देखेंगे कि इस प्रकार के प्रजनन के अंतर्गत विदेशी नस्लों के जो नर प्राणियों का गैर विवरणीकरण मादा प्राणियों के साथ इसमें उत्पन्न मादा पीढ़ियों के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी संकरण करवाया जाता है और लगभग 5 से 6 तक संकरण करवाने के बाद में गैर विवरणीकरण प्राणियों का सुधार आता है। ये विदेशी नस्ल गुणों में समानता रखने के कारण हमारे देश में तरह तरह के प्रजनन विधि को अधिक अपनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स की संख्या बहुत अधिक होती है, जिनकी कोई विशिष्ट नस्ल नहीं होती है। इनमें सुधार करने का यह बहुत बेहतर तरीका है। लाभ, ग्रेडिंग अप के निम्न तरीके, इसमें 5 से 6 पीढ़ियों के बाद उत्पन्न संततियां शुद्ध नस्ल के प्राणियों से शारीरिक उत्पन्न संबंधी प्रदर्शित करवाई जाती है। इसके द्वारा लागत को काफी कम किया जा सकता है, जो बहुत सारी विदेशी मादाओं को खरीद कर किया जाता है और नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स की पीढ़ी दर पीढ़ी विदेशी नस्ल के नर से संकरण कराकर इनकी लागत बहुत कम होती है। और उत्पन्न संततियां ग्रेडेड एनिमल, जिनका प्रजनन आर्थिक मूल्य दोनों बढ़ जाते हैं। इस विदेशी नस्ल के नर प्राणी की विशेषता प्रजनन संबंधी लाभ कि इस तरीके से उत्पन्न नर प्राणी प्रजनन कार्य हेतु अनुपयोगी होते हैं, क्योंकि उत्पन्न नर से केवल मादा प्राणियों को संकरित करवाया जाता है। अब है देखिए कि यह विधि केवल उसी क्षेत्र में सफल होती है कि जहां वातावरण विदेशी नस्ल के लिए उपयुक्त हो। अगर वातावरण विदेशी नस्ल के उपयुक्त नहीं तो इस तरीके का काम लेने से सफलता नहीं मिलती है, कम मिलती है या सफलता नहीं भी मिलती है। अब यह प्रजाति का जो संकरण है कि इसके अंतर्गत 2 अलग अलग प्रजातियों के प्राणियों का आपस में संकरण करवाया जाता है, जिससे संकर प्राणी प्राप्त होता है। संकर प्राणी वह होता है जिसके जनक 2 अलग अलग प्रजाति के होते हैं, जबकि क्रॉस ब्रीडिंग प्राणी वह होता है जिनके जनक एक ही प्राणी के लिए अलग अलग नस्लों का होता है। अधिकांश संकर प्राणी बाध्य होते हैं, लेकिन हर बार नहीं कि हाइब्रिड पशुओं के निम्न उदाहरण जैसे कि खच्चर, हिन्नी, शेर, येट, टाइगर, योकलो। अब खच्चर है यह नर गधे व मादा घोड़े घोड़ियों का संकरण, हिन्नी है मादा गधे व नर घोड़े का संकरण, शेर है नर शेर व मादा चीता के संकरण, येटल नर याक व मादा गोवंश का संकरण, अब नर चीता व मादा शेर का संकरण, और यकलो यह नर याक व मादा भैंस का संकरण से उत्पन्न। अब है यह कृत्रिम चयन। सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन द्वारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन शब्द का प्रयोग किया गया। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि मनुष्य द्वारा प्राणियों के पादपों का चयन, गुणों का बेहतर प्रजनन, पशुपालक अपने अच्छे आगों के पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने लेता है, और किसान अपने खराब पौधों व पत्तियों को फेंक कर काट देता है, वांछित पौधों उन्हें नहीं देता है। यहाँ जबकि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से होती है, जैसे रेखीय प्रजनन, अंतर प्रजनन और बाह्य प्रजनन। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो रेखीय प्रजनन, इसके अंतर्गत 2 संबंधित प्राणियों का परस्पर प्रजनन करवाया जाता है, लेकिन जिसमें एक ही पीढ़ी का अंतर हो। अंतर प्रजनन, इसमें रेखीय प्रजनन में केवल एक ही इतना ही अंतर है, इसमें प्रजनन प्राप्त करने वाले प्राणी काफी हद तक संबंधित होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन आदि। और बाह्य प्रजनन के अंतर्गत इसमें प्रजनन कराने वाले प्राणियों या पादपों में पिछली कम से कम 4 पीढ़ियां तथा पूर्वजों का आपसी संबंध नहीं होता है, तथा इससे किसी भी नस्ल की संतति पीढ़ी में उन गुणों का समावेश किया जाता है जो उनमें नहीं होते। अब है संकर बीज। 2 विभिन्न नस्ल किस्में प्राणियों पादपों का आपस में प्रजनन जो संतति प्राप्त होती है संकर संतति कहते हैं। यह संकर संतति विभिन्न स्तरों जैसे उत्पादन, आकार, ताकत, मानसिक शक्ति और ओज आदि अपने जनकों को प्रभावशील और दक्ष होती है। संकर प्रजातियों के इसी गुण को संकर ओज कहते हैं। दोस्तों कंप्लीट टॉपिक हो गया ये आपका
पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण व संकर प्रजनन। दोस्तों अब तक हमने इसके पहला टॉपिक था कि जो पशुओं की प्रमुख देसी नस्ल, इसका भी हमने अध्ययन कर लिया है। और इसके जो बाकी के जो टॉपिक है दोस्तों, वे आपको बता दूं कि इसके बाद से अपने इसके टोटल 12 टॉपिक हैं, तो 2 टॉपिक इसके कंप्लीट हो चुके हैं कि पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण व प्रजनन। अब तीसरा टॉपिक है दोस्तों इसका दुग्ध दोहन, स्त्रवण काल व स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, और इसके बाद में पशु कुक्कुट प्रबंधन व जैविक अपशिष्ट। तो दोस्तों डे बाय डे हम संपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं। शानदार तैयारी दक्ष पशु परिचर बुक के द्वारा 2024 का एडिशन है दोस्तों। अब तक इसके सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें और हेमंत ऑनलाइन क्लासेस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। फॉलो करना और सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमें शानदार मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों इतनी मेहनत के बाद आपसे इतना ही है, छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि पुनः हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। फॉलो करना, सब्सक्राइब करना से हमें आगे के नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आप ही के द्वारा एक शानदार मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों एक छोटा सा निवेदन यही करना चाहूंगा कि आप अपना जो लक्ष्य है उसको जरूर प्राप्त करें। इसके लिए आप इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आप देखिएगा, आप जितना परोपकार करेंगे, शेयर करेंगे, ईश्वर गॉड आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायता कर देगा। चाहे आपका कोई भी लक्ष्य, आपने पढ़ाई के लिए सकारात्मक रूप से अगर आपने तैयारी की है तो निश्चित आपको भगवान आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा देगा। आपका सरकारी सेवा का सपना जो आप लेके इतनी तैयारी कर रहे हैं शानदार, वो जरूर पूरा होगा इस 2024 में। दोस्तों निवेदन यही है कि शानदार तैयारी करें, रिवीजन करें। दोस्तों ये जो बुक है दक्ष पशु परिचर, इस बुक को दोस्तों आप ऑफलाइन आसपास के बुक स्टोर से या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। हेमंत ऑनलाइन क्लासेस इस वीडियो के अंतर्गत मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा दक्ष बुक्स परिचर का, या इसकी साइट दक्षबुक्स.com से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप कृपया करके निवेदन है कि इस बुक को आप प्राप्त करें। दोस्तों शानदार कंटेंट की बुक है, इसका जरूर रूप से अध्ययन करें। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों बुक की इमेज देख लेना, इसी तरह की बुक्स है और इस बुक का कंप्लीट रूप से अध्ययन करेंगे। सभी टॉपिक्स जितने भी दिए गए हैं भाग और ब के। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।